हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपावत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है एडीआर सब्जेक्ट के एक टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जो कि है मध्यस्थम करार, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसको आज हम देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, मध्यस्थम करार या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते किसे हैं, और इसकी विषय वस्तु क्या है, कौन से ऐसे करा जो है विवाद है जिनको मध्यस्थम को सौंपा जा सकता है, और कौन से ऐसे विवाद है जिनको मध्यस्थम को नहीं सौंपा जा सकता। इससे पहले ही हम एडीआर के ऊपर एक वीडियो और बना चुके हैं, जिस वीडियो में हमने मध्यस्थम को समझाया था कि मध्यस्थम क्या होता है, मध्यस्थम कैसे होता है, मध्यस्थम कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, और इसकी हिस्ट्री को जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पहले उसे देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्यस्थम करार कहते हैं किसे। मध्यस्थम करार को अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो दो पक्षकारों द्वारा उनके बीच होने वाले विवाद को, जो विवाद के सुलटारे के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को सुपुर्द करना ही मध्यस्थम करार है। किसी तीसरे व्यक्ति को सुपुर्द करने की जो प्रोसेस है, जिस जिस करार में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट या वो करार ही मध्यस्थम करार है। जिस करार में वो लिखते हैं कि हम जो है, हमारे बीच अगर कोई विवाद हुआ तो इस तीसरे व्यक्ति द्वारा उसका निपटारा करवाएंगे, यही मध्यस्थम करार है। अब मध्यस्थम करार की परिभाषा जो है, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अंतर्गत कहा? इसके अंतर्गत दो जगह, एक तो धारा 2 ख में और दूसरी धारा 7 में। इन दोनों जगहों पर इसकी मध्यस्थम करार की परिभाषा दी गई है। अब जब आप इस अधिनियम को देखेंगे, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 को, तो इसकी जब आप धारा 2 ख खोलेंगे तो इस धारा 2 ख के अंतर्गत केवल एक लाइन लिखी गई है कि मध्यस्थम करार उन करारों को कहा जा सकता है, या मध्यस्थम करार से तात्पर्य उन करार से है जो धारा 7 में दिए गए हैं। बस यही लाइन इस धारा 2 के अंतर्गत लिखी गई है। यानी कि इसके अंतर्गत धारा 2 ख के अंतर्गत पूरी परिभाषा नहीं दी गई है, जबकि पूरी परिभाषा धारा 7 के अंतर्गत दी गई है। धारा 2 में सिर्फ इतना लिखा है कि वह करार जो धारा 7 को फुलफिल करते हैं वे मध्यस्थम करार है। अब जब आप धारा 7 पढ़ेंगे तो धारा 7 के अंतर्गत आपको 4-5 पॉइंट मिलेंगे, बड़े बड़े पॉइंट है, पूरी बड़ी धारा है। तो वो चारों पांचों पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। धारा 7 के अंतर्गत पहला पॉइंट ये कहता है कि विवाद निपटारे के लिए किया गया कोई भी करार जो है, वो करार जो है मध्यस्थम करार कहलाएगा। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट उसका ये है कि किसी संविदा के मध्य, यानी कि जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने कोई भी जॉइंट बिजनेस खोलने का प्लान किया, तो उस बिजनेस के लिए, जॉइंट बिजनेस के लिए उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, या तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही एक लाइन वो लिख देते हैं कि हमारे बीच अगर इस प्रकार का कोई विवाद हुआ फ्यूचर में जाकर के, तो उसे हम तीसरे सी व्यक्ति द्वारा सी व्यक्ति को सुपुर्द कर देंगे, और सी व्यक्ति जो है हमारे बीच निपटारा करेगा विवाद का। या तो ये जब इन दोनों के बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेन कॉन्ट्रैक्ट, उसी में ये लाइन लिख देते हैं, या इस चीज को ऐड कर देते हैं मध्यस्थम वाली को। या फिर ये अपने बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट तो अलग कर लेते हैं कि इस बिजनेस में ये करेगा, ये करेगा, इतनी भागीदारी रहेगी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट तो अलग कर लेते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा अलग कॉन्ट्रैक्ट और कर देते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि हमारे बीच अगर फ्यूचर में कभी विवाद हुआ तो वो मध्यस्थम तरीके से इस व्यक्ति द्वारा ये विवाद जो है सोल्व किया जाएगा, उस व्यक्ति को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि करार जो है, मध्यस्थम के लिए जो करार है, या तो उनके मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही एक छोटा सा भाग लिख दिया जाए, लाइन लिख दी जाए, या फिर एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो मध्यस्थम के ऊपर ही हो। तो दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, लेकिन मध्यस्थम करार होना चाहिए, चाहे तो वो किसी अपने मेन करार के अंतर्गत ही हो या अलग से किया गया हो। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है धारा 7 के अंतर्गत कि वो जो करार है वो लिखित में होना जरूरी है। करार लिखित में हो, फिर चाहे वो हस्ताक्षर के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि एक पार्टी के हस्ताक्षर है, दूसरी पार्टी ने ओरली हाँ बोला है, या दूसरी पार्टी ने भी ओरली हाँ बोला है और फर्स्ट पार्टी ने भी ओरली हाँ बोला है, लेकिन करार जो है वो लिखित है। ये चीज होनी जरूरी है। ये था तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो हस्ताक्षर किए गए हों उसके ऊपर, वो हस्ताक्षर या तो दोनों पार्टीज ने किए हों, या एक पार्टी ने हस्ताक्षर किए हों, या दूसरे पार्टी ने मौखिक रूप से सहमति दी हुई हो, या
दोनों पार्टी ने मौखिक सहमति दी हुई हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित में होना ही चाहिए। जो मध्यस्थम का जो करार है वो लिखित में होना ही चाहिए। ये चारों बातें तो लिखी हुई थी धारा 7 में। अब एक मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूं, जिस केस को आप पढ़ करके और अच्छे से समझ सकते हैं। वो केस है मैं शंकरलाल सीलिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जैन मोटर ट्रेडिंग कंपनी। 2004 का ये केस है, चेन्नई का केस है। इस केस को आप चाहें तो गूगल पे पढ़ सकते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से मध्यस्थम करार के बारे में काफी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया मध्यस्थम करार किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या परिभाषा है, कहाँ दी गई है और इसके क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए मध्यस्थम करार के। अब उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख करके और इस धारा 7 को पूरे अच्छे से पढ़ करके इसके कुछ आवश्यक तत्व निकाले गए। धारा 7 के मैंने 4 पॉइंट तो आपको बता दिए, लेकिन उन्हें भी पढ़ करके और अच्छे से जो है इसके आवश्यक तत्व निकाले गए हैं। उन आवश्यक तत्वों को हम अब यहाँ डीप में पढ़ लेते हैं। जो है 5 आवश्यक तत्व निकाले गए हैं। कौन कौन से 5 आवश्यक तत्व है? पहला तो ये कि करार का लिखित होना चाहिए। धारा 7 के अंतर्गत थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि करार जो है वो लिखित होना चाहिए। करार लिखित होना चाहिए, ये तो आवश्यक है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि करार लिखित हो और जो मेन करार है वो लिखित हो, परंतु उसकी विषय वस्तु जो है वो बाद में निर्धारित कर दी जाएगी। अगर ऐसा भी लिखा गया है या ऐसा भी होए तो भी उस करार को वैध करार माना जाएगा, उसे अवैध नहीं माना जाएगा। या तो पूरा करार लिखित हो, पूरा अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो, या मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही वो लिखा गया हो कि जो है हम हमारा विवाद मध्यस्थम तरीके से सोल्व करेंगे, या फिर एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना सा लिख दिया गया हो कि हम मध्यस्थम के माध्यम से सोल्व करेंगे, ये व्यक्ति हमारा मध्यस्थम है और इस विवाद को हम मध्यस्थम के द्वारा सोल्व करेंगे। ये 3 चीजें लिखी गई हो तो भी चलेगा, परंतु लिखित में थोड़ा पार्ट होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट में ऐसा भी कहा है करार लिखित नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन करार पूर्ण रूप से लिखित नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका थोड़ा पार्ट लिखित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि विवाद को निर्देशित करने का आशय होना चाहिए। अब जो मध्यस्थम करार है, इस करार का कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है। किसी एक फॉर्मेट में लिखा हुआ हो ये जरूरी नहीं है, किसी एक विशेष भाषा में लिखा गया हो वो भी जरूरी नहीं है, लिखने के पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए ये भी कोई जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर के मध्यस्थम करार को जब पढ़ा जाए तो उससे एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए। वो चीज ये है कि दोनों पार्टीज का आशय स्पष्ट हो जाना चाहिए, दोनों के इंटेंशन स्पष्ट हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए कि दोनों पार्टीज इस करार के माध्यम से यही कहना चाहती है कि इस प्रकार का अगर कोई विवाद हुआ तो इस व्यक्ति द्वारा हमारा विवाद को सुना जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि विवाद को निर्देशित करने का आशय क्लियर हो जाना चाहिए, उनके इंटेंशन क्लियर हो जाने चाहिए। कोई फिक्स फॉर्मेट होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। यहां तक भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो करार है उसमें अगर कोई सी मध्यस्थम या मध्यस्थ शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया हो तो भी वो करार जो है वैलिड माना जाएगा। यानी कि मध्यस्थम का जो करार है उस करार के अंदर खुद मध्यस्थम वर्ड का यूज ही नहीं किया गया हो तो भी वो करार जो है वैलिड माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केवल उनका आशय स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दोनों पार्टीज इस करार में यही कहना चाहती है कि हमारे किसी बिंदु पर कोई विवाद हुआ तो सी व्यक्ति द्वारा उसे सुना जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। ये आशय स्पष्ट हो जाना चाहिए और कुछ भी आवश्यक नहीं है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करें तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट यह कि वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्वों का उपस्थित होना, आवश्यक तत्वों का कंप्लीट होना आवश्यक है। वैध संविदा के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं इस पर मैं एक पूरी डीप में वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। आप पहले ये पढ़ चुके होंगे, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। वैध संविदा का पहला आवश्यक तत्व क्या है कि 2 पार्टीज का होना चाहिए, 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरा क्या है कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस प्रपोजल हुआ होना चाहिए। थर्ड चीज है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो स्वतंत्र सहमति के साथ हुआ है, किसी दबाव के अंतर्गत नहीं हुआ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि विद्वेषपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए उस करार का, अविधिपूर्ण नहीं हो, वो विधि के विरुद्ध नहीं हो, किसी कानून को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि वो जो करार हुआ है वो जो दोनों पार्टीज है, दोनों वो पार्टी सक्षम होनी चाहिए, दोनों वयस्क होनी चाहिए, दोनों स्वस्थचित होनी चाहिए, यानी कि माइंड से जो है साउंड माइंड होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति
जिनके द्वारा करार किया गया। ये सारे पॉइंट थे। कौन से पॉइंट थे? एक वैध सुविधा के आवश्यक तत्व थे। इनको अगर आपको डीप में देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला है कि स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना चाहिए। अब जब आप ये पढ़ेंगे तो इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, सेकंड पॉइंट, इसमें लिखा गया था कि केवल इतना करार होना चाहिए कि उससे उनका इंटेंशन जो है क्लियर हो जाए, इसके अलावा और कुछ आवश्यक नहीं है। और यहाँ अगला ही पॉइंट ये है कि स्पष्ट होना चाहिए और असंदिग्ध होना चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ ये बात भी सत्य है कि उसमें केवल आशय स्पष्ट हो जाना चाहिए, और स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो इसमें केवल 3 चीज आवश्यक है। स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो इसमें केवल 3 चीज आवश्यक है कि ये जो करार है, इस करार को पढ़ करके ये 3 चीजें समझ में आ जानी चाहिए। पहली चीज तो ये कि वे दोनों सहमत हुए हों, यानी कि यही वाला पॉइंट कि वो दोनों इस बात पे सहमत हो गए हों कि ये इस पॉइंट पे अगर कोई विवाद हुआ तो सी व्यक्ति द्वारा, एक्स व्यक्ति द्वारा तो इस विवाद को सुना जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। उस करार की जो है विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर किस बात की लड़ाई हुई, किस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ, वो क्लियर हो जाना चाहिए। विषय वस्तु को हम यहाँ आगे डीप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेनली यही है कि उस पॉइंट को कि किस पॉइंट पर जो विवाद है उसको सुना जाएगा वो क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें किस व्यक्ति द्वारा उसको सुना जाएगा, उस व्यक्ति का जिक्र होना आवश्यक है। अभी मैंने आपको एक केस बताया था, केस था मे शंकरलाल सीलिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जैन मोटर एंड ट्रेडिंग कंपनी, 2004 का चेन्नई का केस था। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज किया था। वो खारिज इसी बिंदु पर हुआ था, स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। उसमें क्या था कि वो पूरी तरह से मध्यस्थम के सारे ही बिंदुओं को खरा उतर रहा था, सारे ही बिंदुओं पर सही था, परंतु उसमें एक चीज की कमी थी। वो कमी ये थी कि उन्होंने जो है स्पष्ट एवं असंदिग्ध के अंतर्गत 3 चीजें होनी चाहिए कि पहली तो यह कि वे सहमत हुए हों, दूसरी है कि उसकी विषय वस्तु क्लियर हो, तीसरी ये कि किस व्यक्ति द्वारा उसे जो है सुना जाएगा वो व्यक्ति का जिक्र होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तभी जाकर के वो वैध करार होगा, एक वैध मध्यस्थम करार माना जाएगा। परंतु जो केस था शंकरलाल सीलिंग वर्सेस जैन मोटर कंपनी, उसमें सारी जो है आवश्यक तत्व फुलफिल हो रहे थे, परंतु सिर्फ एक नहीं हो रहा था, वो ये था कि उस व्यक्ति को जो है सेलेक्ट नहीं किया गया था। सिर्फ ये कह दिया गया था कि किसी मध्यस्थ द्वारा हमारे विवाद को सुना जाएगा एवं उसे उसके द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। उस व्यक्ति को क्लियर नहीं किया गया था कि ये व्यक्ति कौन होगा, तो इस बेस पर पे उसे नहीं माना गया था, उसे खारिज किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके तीनों पॉइंट है, पहले तो वह सहमत हुए हो, उसकी विषय वस्तु क्लियर हो, और जिस व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया गया है, माध्यस्थ बनाया गया है, वो व्यक्ति क्लियर होना चाहिए, उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में। लास्ट पॉइंट है कि हस्ताक्षर या लिखित स्वीकृति का होना। या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो हस्ताक्षरित हो, धारा 7 के 4th पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हस्ताक्षर किया गया होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 3 चीजें होनी चाहिए, जब हस्ताक्षर से रिलेटेड 3 चीजें होनी चाहिए। या तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये तो यहाँ पर भी कहा गया कि करार का लिखित होना चाहिए। वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या तो दोनों पार्टीज के साइन किए गए हों, अगर दोनों पार्टीज के साइन नहीं है तो एक पार्टी के साइन किए गए हों और दूसरी पार्टी द्वारा ओरली उसको एक्सेप्ट किया गया हो, ओरली सहमति दे दी गई हो, मौखिक सहमति हो। अगर दूसरी पार्टी की मौखिक सहमति है और एक के साइन है तो भी चलेगा, और अगर दोनों के द्वारा मौखिक सहमति दी गई है लेकिन करार अगर सिर्फ लिखित है तो भी उसे वैध करार मान लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के उनकी सहमति होनी चाहिए, चाहे उसमें एक पार्टी के साइन हो, चाहे उसमें दोनों पार्टी के साइन हो, या चाहे उसमें दोनों पार्टी की ओरली जो है सहमति दी गई हो तो भी चलेगा। तीनों में से कोई भी एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए, एक चीज फुलफिल होनी चाहिए। और अगर ओरली सहमति दी गई है तो ओरली सहमति को कोर्ट में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है उस बिंदु पे अगर बाद में, तो उसे साबित किया जाना आवश्यक है कि ओरली सहमति उस समय दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये बात तो हो गई कि मध्यस्थम करार के हमने 5 आवश्यक तत्वों को देख लिया। अब इन 5 आवश्यक तत्वों के बाद हम आ जाते हैं इसकी विषय वस्तु के ऊपर। मध्यस्थम करार की क्या विषय वस्तु है? विषय वस्तु से सामान्य अगर आप भाषा में समझें तो विषय वस्तु से कहने का तात्पर्य यह है कि जो करार होंगे वो करार केवल ऐसे करार होंगे कि 2 व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसायिक करारों के बारे में, उनके व्यवसायिक कार्यों के बारे में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन्हें सोल्व करने के लिए किसी व्यक्ति को जो चुना जाएगा वो करार कर सकते हैं ये।
यानी कि करार ऐसा नहीं हो सकता कि हर विवाद के लिए मध्यस्थम को नहीं लिया जा सकता। जैसे सिविल मामलों में तो है मध्यस्थम के तरीके द्वारा सोल्व किया जा सकता है, विवादों का निपटारा किया जा सकता है, परंतु क्रिमिनल मामलों में मध्यस्थम वाली इस प्रोसेस का यूज नहीं किया जा सकता। सपोज ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का खून कर दिया और वो कोर्ट में नहीं जाए, वो कहे कि मैं हमारे बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ, तो हम सी व्यक्ति द्वारा उसका निपटारा कराए जाएंगे, तो मैं तो कोर्ट में नहीं जाऊंगा और सी व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो मुझे जो सजा देगा मैं वो मानूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। केवल सिविल मामलों में, और सिविल मामलों में भी वो मामले जो विधि द्वारा वर्जित है, उन्हीं मामलों को मध्यस्थ तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से मामले ऐसे होंगे जो मध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं और कौन से मामले ऐसे होंगे जो मध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते। तो मध्यस्थम को सौंपे जाने वाले मामलों में से 3 चीजें होनी आवश्यक है। पहली क्या, कि निपटारा मध्यस्थम द्वारा किया जाए ऐसा संभव हो, यानी कि सपोज एक कोई टेक्निकल फर्म है, उसमें टेक्निकल काम होते हैं, उन दोनों टेक्निकल व्यक्तियों के बीच में किसी टेक्निकल बिंदु पर ही कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को उन्होंने मध्यस्थम चुना है, जो उनके बीच का विवाद सुनने वाला है, उनका निपटारा करने वाला है, वो व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसे उस टेक्निकल चीज का पता हो, थोड़ी बहुत समझ हो उस व्यक्ति को उस टेक्निकल चीज की, तो ही जाकर के वो उनका विवाद सुन सकता है, समझ सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। अगर उसे उस बारे में कोई डिटेल ही नहीं पता है, उस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो उसे पढ़ सुन समझ ही नहीं सकता और उसका निपटारा ही नहीं कर सकता। तो यानी कि मध्यस्थम व्यक्ति जो है उसके द्वारा उसका निपटारा किया जाना भी संभव होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि विधि द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए, यानी कि सिविल मामलों में ही ऐसा हो सकता है, क्रिमिनल मामलों में ऐसा नहीं हो सकता। और सिविल मामलों में भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मध्यस्थम प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो जिनमें कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, विधि द्वारा वर्जित है, वो काम नहीं हो सकते, यानी कि विधि द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए, विधि द्वारा अलाउ किया गया होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जिससे अन्य लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, सामान्य लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब ये तीनों चीजें अगर फुलफिल हो रही होगी तो जाकर के वो मामले जो होंगे वो ऐसे मामले होंगे जो मध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं। परंतु कुछ मामले ऐसे होंगे जो मध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते। वे मामले कौन से होते हैं? वे होते हैं व्यक्तिक सेवाओं के मामले। व्यक्तिक सेवाओं के मामले से तात्पर्य कि किसी व्यक्ति की पर्सनल ऐसी किसी खूबी के बारे में, जैसे कोई गायक है तो वो गाता है, उसकी आवाज से रिलेटेड अगर कोई मामला है, कोई डांसर है उसके डांस से रिलेटेड कोई मामला है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें उसकी काबिलियत जो है, जो ऐसी कोई चीज है, जैसे किसी गायक की आवाज हो गई, किसी डांसर का डांस हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो वो विवाद जो है मध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते, क्योंकि मध्यस्थम उस चीज को नहीं समझ सकता, वो केवल वो व्यक्ति ही बता सकता है, वो व्यक्ति ही समझ सकता है। इसीलिए ऐसे मामलों को जो है मध्यस्थम तरीके से सोल्व नहीं किया जा सकता, मध्यस्थम को नहीं सौंपा जा सकता। आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो वेद संविधा के सभी आवश्यक तत्व हैं, इन तत्वों को कॉन्ट्रैक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल इजी लैंग्वेज में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं आप सभी लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आदर्श कुपौत नाम से आप मेरा हैंडल आपको मिल जाएगा। थैंक यू।